अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए दुनिया न्यूज़ लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। आज का जो प्रोग्राम है मुझे वो करते हुए बड़ी हैरानी भी हो रही है और थोड़ी सी मुझे यानी एक आदमी कहता है ना कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं उस प्रोग्राम को करने के लिए। शुरू करने से पहले मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि बड़ा शोर गोगा हो रहा है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है, उनका जो मर्डर का केस है, उसको रीओपन किया जाए। उसके लिए बाबर अवान ने वो खुद बली का बकरा वो बली पे चढ़े और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा जी मैं वजारत नहीं चाहूँगा, मैं ये केस लड़ना चाहूँगा, वकालतनामा भी दाखिल कर दिया, सब कुछ हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये भुट्टो केस रीओपन होने से अवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा। एक दफ़ा किसी ने बर्टन रसल को पूछा था, गालिबन बर्टन रसल ही थे। उन्होंने कहा कि जी आप खुदा पे यकीन रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो खुदा को मानता है उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, और जो नौजुबिल्ला खुदा को नहीं मानता उसको कोई दलील दी नहीं जा सकती, वो दैरिया उस तरह से। तो यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक है, तो जो उनको शहीद कहते हैं वो उनकी ज़ुबान से कभी वो लफ्ज़ जो है वो अटकेगा नहीं उनको शहीद कहते हुए। और जो उनके मुखालफीन हैं, बदतरीन मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन, वो भी बहैसियत सियासी लीडर उनकी अजमत को मानते हैं और मानते हैं कि वो इस मुल्क के नहीं बल्कि इस खित्ते के बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन खुद मेरे पास आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज़ है कि कर्नल रफ़ी की किताब पढ़ी हुई है जिसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोट किया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी मौत की ज़रूरत है। ये अल्फाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के थे कि मेरी पार्टी को मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी मौत की ज़रूरत है। और आज इतने दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हम सिर्फ जो कर सकी है पीपल्स पार्टी चौथी बार दौरे हुकूमत में आने के, यानी ये पहली बारी नहीं है, दूसरी बारी नहीं है, तीसरी बारी नहीं, चौथी बार, और वो भी 3 साल के बाद जो ये कर सके हैं वो ये है कि भुट्टो केस रीओपन करने की दरखास्त दे रहे हैं। और दरखास्त का मतलब यह है कि यानी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि अदलिया जो है अपने ही किए हुए फैसलों को गलत साबित करे या उनको गलत कहे, और अगर वो गलत नहीं कहेगी तो दूसरी तरह से वो उनको बदनामी होगी। एक पॉपुलर स्टांस है जिसके खिलाफ उनको जाना पड़ेगा। बहरहाल लोगों का ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले दीगर जो अहम केसेस हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, ये हटाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके आज के मेहमानों का तारुफ कराऊं, मैं बाबर अवान को ख़ास तौर पे और पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं को जो भुट्टो केस रीओपन करना चाहते हैं उनको एक कहानी दिखाना चाहता हूं। आप भी देखें नाउ। ये छोटा सा स्टॉल लगाए वसीम अहमद गुज़श्ता 5 साल से रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजारों में पकोड़े फरोख्त कर रहा है। वसीम के पकोड़े ग्राहकों के मन को तो भाते हैं, लेकिन इन पकोड़ों की लज्जत शायद मांद पड़ जाए अगर इन ग्राहकों को ये बताया जाए कि पकोड़े फरोख्त करने वाला ये नफीस नौजवान एक एसोसिएट इंजीनियर है। मैंने फाइनल डिग्री जो की है वो एसोसिएट इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। KRL हो गया, एटॉमिक एनर्जी। कोई भी ऐसी जगह मैंने छोड़ी नहीं है कि जहाँ पे अप्लाई ना किया हो। सख्त माली मुश्किलात के बावजूद अपने बेटे की आला तालीम के लिए पैसे जोड़ती माँ के वहमो गुमान में न था कि इसके बेटे की किस्मत में इज्जतदार नौकरी नहीं, बाजारों में रेढ़ी लगाकर रोजी कमाना लिखा है। इन लोगों की नज़र में रेड़ी एक गाली है। इसको हमने ज़्यादा इसलिए पढ़ाया कि हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। जहाँ भी इंटरव्यू क्लियर करता था तो वहाँ पे एज ए रिश्वत वो पैसे मांगते थे मेरे से। वसीम शेख रशीद की लाल हवेली के सामने अपने 2 मैट्रिक पास भाइयों के साथ ये छोटा सा स्टॉल लगाता है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हुकूमत वक्त मुलाजमीन की बहाली, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वसीले हक की तशहीर तो खूब करती है, लेकिन एक आला तालीम याफ्ता नौजवान का ये हाल हुकूमती दावों की। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। इस मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान का तो दूर दूर तक नाम नहीं, जिनके पास है उनकी भी छीनी जा रही है। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना इज्जत है। यानी पढ़े लिखे लोगों को हम यहाँ पे बेइज्जत कर रहे हैं। 32 साल के बाद भुट्टो केस रीओपन करके रेफरेंस दायर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके मौजूदा जो नाम निहाद या ओहदेदार हैं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। जब मैं आपको बताऊंगा इस पीपल्स पार्टी में कौन कौन लोग थे। खुद बाबर अवान जो थे, इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस दिन फांसी हुई थी उस दिन इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी अपने हाथ से। और आज
राजा रियाज के वालिद ने मिठाइयाँ बांटी थी, वो भी पीपल्स पार्टी पंजाब के रूहे रवाएं। और ख़ुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो कैबिनेट में थे जनरल ज़िया-उल हक की, उस कैबिनेट ने जिसने फांसी को अप्रूव किया, उस जनरल ज़िया-उल हक ने जिसने उस फांसी पे यानी फाइनल साइन किए थे। ये हुसैन हक्कानी वगैरह जो हैं ये बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कैंपेन में सर फहरिस्त थे। वो क्या कहते हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको याद करा दूं, अगर आज कोई नौजवान है यहाँ पे देख रहे हैं कि नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान, बहुत मशहूर नाम पाकिस्तानी सियासत का, बहुत मुदब्बिर इंसान, बहुत मुदब्बिर शख्स, वो उनके कत्ल के केस में भुट्टो साहब के ऊपर ये पर्चा हुआ था। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये लाहौर में शादमान के करीब ये हुआ था, फायरिंग रात के वाक़या हुआ था। नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान की सज़ा ये थी, या उनका कसूर ये था कि उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी जो थे वो उस वक्त किसी को एक आंख नहीं भाते थे। और यानी कहा जाता है कि अहमद रज़ा कसूरी को यानी उस वक्त धमकियां भी मिली थी काफ़ी, और ख़ुद भुट्टो साहब ने कहा था कि अब बहुत हो गया, अब तुम बाज आ जाओ। और उनकी गाड़ी के ऊपर जब फायरिंग की गई थी तो मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो थे ये पिछली सीट पे बैठे हुए थे, और वो जो स्नाइपर फायरिंग हो रही थी अगली सीट पे अगली सीट पे थे। इन्होंने जो था फायरिंग सामने से हुई और उन्होंने गलती से उनको गोलियां लग गईं। अहमद रज़ा कसूरी तो बच गए, लेकिन मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो हैं वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके। और उसी केस में, उसी मशहूर केस में ये सब कुछ हुआ, जिसका आज 32 साल के बाद रेफरेंस दायर हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस रीओपन हो सकता है तो ख्वाजा रफ़ीक शहीद का केस क्यों नहीं रीओपन होना चाहिए? उसमें नामजद मुल्ज़िमान को क्यों नहीं अब सामने लाना चाहिए? चौधरी ज़हूर इलाही केस क्यों नहीं रीओपन होना चाहिए? लियाकत अली खान का केस रीओपन करने का तो आज तक किसी ने नहीं कहा। खुद मोहतरमा के कातिलों का हर एक ये कह रहा है कि हमें पता है कौन है इनका कातिल, लेकिन वो कातिल सामने नहीं आ रहे। बात करेंगे इस मौजू पे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं खुद अहमद रज़ा कसूरी इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस वक्त APML के भी ये मेंबर हैं। लाहौर में मेरे साथ शामिल हैं बख्तियार महमूद कसूरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और ख़ुद बख्तियार महमूद कसूरी साहब के जो वालिद थे मियाँ महमूद अली कसूरी, वो वज़ीर कानून भी रहे हैं भुट्टो साहब के साथ, और बहुत जल्दी उन्होंने छोड़ दिया। और मैं एक वाक़या यहाँ पे कोट करना चाह रहा हूँ, जिसे कसूरी साहब चाहें तो डिनाई कर लें, कि हबीब जालिब साहब ने मियाँ महमूद अली कसूरी को ये कहा कि मियाँ साहब जिसको आप सोशलिस्ट समझ के उसकी पार्टी में जा रहे हैं, दरअसल वो डिक्टेटर है। और फिर मियाँ महमूद अली कसूरी ने कुछ अरसे के बाद ही वो पार्टी छोड़ के तहरीक इस्तिक़लाल ज्वाइन कर ली। काजी हुसैन अहमद साहब हमारे साथ हैं। काजी हुसैन अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मुदब्बिर शख्सियत है पाकिस्तानी सियासत की, और इनके जो नाक़दीन हैं वो भी मोतरफ़ हैं इनकी ना सिर्फ सियासी बसीरत के बल्कि इनकी शराफत के। हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इसरार शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद रज़ा कसूरी साहब, बड़े थोड़े चंद अल्फाज से मुझे ये बताएं कि आपको वाकई क्या भुट्टो साहब कत्ल करना चाह रहे थे? देखें, अपना मुबशर मेरे भुट्टो के साथ कोई ज़ाती कोई टकराव या पर्सनैलिटी क्लैश नहीं था। मैं उन चंद लोगों में से हूं जिसने के पीपल्स पार्टी को माज़े वजूद में लाया, और मैं भुट्टो साहब के सियासी कैरियर से बहुत पहले, 6 साल पहले 1963 में मैंने उस अयूब खां को, जिस अयूब खां की गोद में जनरल अपना भुट्टो साहब पले और परवरिश पाई, उस अयूब खां को 63 में मैंने चैलेंज किया, और मैं पहला विक्टिम बना यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस का। मुझे अयूब खान ने 2 साल के लिए निकाला और 6 महीने के लिए मुझे शहर बदर किया। तो हमने मिलकर पार्टी बनाई, और पार्टी के अंदर मुझे आई एम द रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द पीपल्स पार्टी, जो कि 5 लोगों को दिया गया। सर मुझे जरा छोटा करके बताएं प्लीज, मैं भी भूल जाता हूं, तो मेरे तो नाजरीन बिल्कुल ही भूल जाएंगे हम कहां से शुरू हुए कहां निकल गए। मुझे बताएं, क्या आपको कत्ल करने की धमकियां मिली थी? जी बिल्कुल। देखें, बात क्या खुद भुट्टो साहब ने आपको धमकियां दी थी? मुझ पर 18 हमले हुए हैं। क्या आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद धमकी दी थी? ये मेरे पास जो है अपना
भुट्टो के ऊपर व्हाइट पेपर है। कसूरी साहब, इसके मैंने सिर्फ एक सवाल सफा पूछा है 18 पर मुझे प्लीज, मैं अदालत नहीं खोल के बैठा, मुझे आपके कागजात नहीं देखने, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या आपको जाती तौर पे भुट्टो साहब ने धमकी दी थी? जी, मुझे तो असेंबली के अंदर कहा कि दिस मैन इज एन एब्सोल्यूट पॉइजन, ये शख्स मेरे लिए जहर कातिल है। मिस्टर स्पीकर सर, अनफ इज अनफ, वी कैन नॉट टॉलरेट हिम एनी फर्दर, वी विल डील विद हिम। ये उनके अल्फाज हैं। राइट, थैंक यू। मैं भी आता हूं सर इस पे, क्योंकि जो कि एफआईआर का हिस्सा है। कसूरी साहब, मैं थैंक यू वेरी मच, मैं आता हूं इस पे, मैं इस पे जरा आता हूं अभी। काजी हुसैन अहमद साहब जो हैं वो आप सबसे सीनियर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, 32 साल के बाद भुट्टो केस का रेफरेंस दोबारा फाइल कर दिया गया है। क्या बेहतर नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी से भुट्टो के मिशन को आगे लेके जाती? आज गरीब तरस गया है, यानी इवन यहां तक कि अगर मैं कहूं और मेरी बात आपको या किसी और को बुरी ना लगे, हज जैसी सादत को भी नहीं छोड़ा किसी ने, उसमें से भी खा लिए पैसे या इल्जामात ऐसे आते हैं। तो ये कारकर्दगी की जगह केस रीओपन करने का इसका कोई आपको समझ में आ रही है बात? वैसे जी, कारकर्दगी का जहां तक ताल्लुक है उसमें तो सभी एक तरह के हैं, इब्तिदा से लेकर अब तक। उसमें तो कोई भी बेहतर नहीं, हमारी खराबी में ये सब लोगों का हिस्सा है। लेकिन जो इस वक्त इन्होंने भुट्टो केस को दोबारा रिवाइव किया है, तो इससे इसी तरह की बातें सामने आएंगी जिस तरह से इस वक्त आप लोगों ने की हैं, कि किन किन लोगों का क्या किरदार था, क्या भुट्टो साहब ने किया था। और ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और इसके नतीजे में कोई खैर की बजाय कोई मुल्क के अंदर कोई इंतशार ही फैलेगा, और लोगों के दरमियान जो एक दूसरे के साथ एक तावन की फिजा है और एक तलखी की बजाय, दूरी की बजाय एक आपस में एक तावन की और एक रवादारी की फिजा है, ये रवादारी की फिजा खत्म हो जाएगी। और क्योंकि लोग इसी तरह की बातें करेंगे जिस तरह इस वक्त अहमद रजा कसूरी साहब ने की हैं, जिस तरह आपने सारा पस मंजर बयान किया है, जिस तरह वजीर आजम का पस मंजर बयान हुआ है कि वो कहाँ थे, जिस तरह खुद पीपल पार्टी के बड़े बड़े लोग और उनके वकील का बाबर आवान साहब का पस मंजर, उस वक्त तो वो जमात इस्लामी में नहीं थे काजी साहब, बाबर आवान साहब तो जमात इस्लामी में थे। नहीं, जमात इस्लामी में नहीं थे, जमात इस्लामी में कतन नहीं थे। लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये जो सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं, तो ये यानी जमात इस्लामी वालों ने कभी मिठाइयाँ नहीं बांटी, और ये किसी की मौत पर मिठाइयाँ बांटने वाली जमात नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें सामने आएंगी कि जिससे के नतीजे में तलखी बढ़ेगी, रवादारी की फिजा खत्म होगी। और लेकिन इनका मतलब, इससे मकसद ये है कि जो असल मकासद हैं, यानी लेकिन अपना काजी साहब वो तो जमीयत के मेंबर भी रहे हैं, जो इस वक्त, यानी आप खुद ट्रैक से हट रहे हैं, दूसरों को तो आप कह रहे हैं कि ट्रैक से ना हटें, लेकिन आप खुद हट रहे हैं जी। तो मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि ये इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बीबी के कातिलों का पता चलाया जाए। इस वक्त इस जरूरत है कि जो असल मसाइल हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, इन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, खास तौर से अपने कारकुनों को एक दूसरे ट्रैक पर लगाने के लिए ये केस रीओपन कर रहे हैं। काजी हुसैन अहमद हमारे साथ हैं, चौधरी शुजात हुसैन भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे, अहमद रजा कसूरी हमारे साथ हैं, बख्तियार महमूद कसूरी भी हैं, और डॉक्टर इसरार शाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खुद मोहतरमा 2 दफ़ा इक़्तिदार में आई, उन्होंने भुट्टो केस रीओपन नहीं करने की कोशिश की। आज क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़्यादा चाहने वाले आ गए हैं, बाबर अवान साहब वगैरह, बाकी जो भुट्टो केस रीओपन करने वाले हैं? When we come back from the break, we'll be touching that. Take a break.